शॉर्ट स्टोरीज विद रोशनी के मंच पर मैं रोशनी आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारे श्रोताओं के लिए मैं लेकर आई हूँ अवतार कृष्ण रहबर की लिखी हुई कहानी जड़ें। अवतार कृष्ण रहबर कश्मीरी साहित्य का एक बहुत ही जाना माना नाम है, जिन्होंने अपनी पीजी डिग्री पूरी करने के बाद रेडियो कश्मीर श्रीनगर ज्वाइन किया था और फिर वहां से वो रिटायर हुए थे उप निदेशक रेडियो कश्मीर के रूप में। उन्होंने विभिन्न किताबें, लघु कथाएं और नाटक लिखकर कश्मीरी संस्कृति और कला में बहुत योगदान दिया। आज उन्हीं को याद करते हुए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उनकी लिखी हुई कहानी जड़ें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं कहानी। उसके मन प्राण विचलित थे। जिस अनुपात से कलकत्ते में गर्मी की प्रचंडता तेज से तेजतर होती जा रही थी, उसी अनुपात से उसकी विकलता भी बढ़ती जा रही थी और एहसास गहरा होता जा रहा था कि वह समय दूर नहीं जब उसका दम घुट जाएगा, आखिरी सांस भी उखड़ जाएगी और उसे अपनी इस अभागी काया को छोड़ना पड़ेगा। इस महानगर में लोगों की भीड़ भाड़, एक अव्यवस्थित अनुशासनहीन जनधारा उसे काट खाने को आती थी। एक अजीब भाग दौड़, भागती दौड़ती छायाएं, हर आदमी दूसरे आदमी से आगे जाने को बेताब, किसी को किसी का इंतजार नहीं। ये सारा कोलाहल उसके कानों के पर्दों को फाड़ता था। सारे वातावरण में उसे अजीब तरह का परायापन अनुभव होता था। महानगर की विचित्रता, विविधता, रंगारंगी या सांस्कृतिक गतिविधियां उसे तनिक भी अपनी ओर नहीं खींचती थी। मन करता था कि उमड़कर अपने घर, अपने कश्मीर वापस चला जाए, मगर ये बात भी संभव नहीं थी। उसका सारा अस्तित्व जैसे कहीं खो गया था। पिछले 50 वर्षों तक कश्मीर में सतत गतिशील उसकी जिंदगी कैसे यहाँ आकर जड़ हो गई थी। इतने सारे वर्ष कश्मीर से भी एक ही रंग में या एक ही ढंग पर नहीं बीते थे। पहले डोगरा शाही थी, फिर आज़ाद शाही आई थी। विद सतह के किनारों के बीच तब से अब तक बहुत सारा पानी बहा था। समय समय पर कुछ बातें उसे अप्रिय भी लगी थीं। परसों की ही बात है, जब वह अपना वोट डालने बूथ पर पहुंचा तो एक आदमी ने उससे कहा, पंडित जी आपने तकलीफ क्यों की? आपका काम हमने खुद निपटा दिया। क्या करें, बुजुर्गी का ख्याल तो रखना ही पड़ता है। श्रीकंठ को बहुत बुरा लगा था, मगर कोई प्रतिवाद करना उसने उचित नहीं समझा। अनायास ही उसका हाथ अपनी पगड़ी की ओर गया। पगड़ी को सिर पर ठीक तरह से संभालकर वह धुएं से डरे चूहे की तरह बेशर्मी से घर लौट आया था। फिर भी श्रीकंठ को विश्वास और संतोष था कि उसकी अपनी एक जिंदगी है, अपना एक अलग व्यक्तित्व है, अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, अपनी एक अलग पहचान है। आलितकल के पुराने मोहल्ले के सिविल लाइंस तक जाते ही उसे लगता था कि श्रीकंठ चल रहा है, वह वही है और कोई नहीं। हर गली में, हर नुक्कड़ पर उससे दुआ सलाम होता था, मगर कलकत्ते में उसे अपने से और एक मक्खी में कोई अंतर ही नहीं दिखाई देता था। अगर वह मर भी जाएगा तो मक्खी की मौत ही मरेगा, कौन जानेगा कि कौन मर गया। यदि कश्मीर में मरेगा तो कई दिन तक सारे नगर में चर्चा होगी कि श्रीकंठ का स्वर्गवास हो गया। शमशान घाट तक कितने ही लोग, उसके संबंधी, उसके पड़ोसी, हिंदू और मुसलमान दोनों, उसकी शव यात्रा में शामिल होंगे। उसे एक पेंटिंग याद आ रही थी जिसकी शाखाएं और डालियां फैलाए एक विराट वृक्ष को चित्रित किया गया था, मगर नीचे उस वृक्ष की सारी जड़ें कट गई थीं। जाने क्यों वह पेंटिंग बार बार उसकी आंखों के सामने आ जाती थी। श्रीकंठ का एक बेटा जयपुर में था, दूसरा बेंगलोर में और ये तीसरा सबसे छोटा बेटा यहाँ कलकत्ते में था। बेटियां 3 थीं। बड़ी की शादी कश्मीर में हो गई थी, मंझली शिमला में थी और छोटी अमेरिका में। बेटे ऊंचे महत्वपूर्ण पदों पर नहीं थे। हाँ, जैसे तैसे गुजारा कर ही लेते थे। उनकी दशा लक्ष्यहीन, दिशाहीन बटोहियों जैसी थी। आज यदि यहाँ थे तो मालूम नहीं था कि कल कहाँ होंगे। उनके बाद भी उनकी संतान कहाँ कहाँ ठोकरें खाएगी। उनकी कमाई का आधा भाग का किराया देने में ही चला जाता था और वहाँ कश्मीर में अपना 7 कमरों का खुला चौड़ा मकान
100 साल पुराना होकर भी बिना मुसाफिरों की सराय सा खाली पड़ा था। ठीक है, अब उसकी छत टूट गई थी। तीसरी मंजिल की दीवारें वर्षों के आघातों को सहते सहते कमजोर पड़ गई थी, लेकिन समय की सारी चपेटों को सहता वह अब भी वैसे ही खड़ा था। राम कौल का हवेली जैसा मकान सारे मोहल्ले में अपनी मिसाल आप था। महाराजाई दौर की पुरानी ईंटों की चुनाई श्रीकंठ के पिता राम कौल की प्रतिष्ठा और शानो शौकत की गवाही दे रही थी। तहसीलदार होने के कारण एक बहुत बड़े इलाके का असली महाराजा तो वही था। उसके मकान के साथ मोहल्ले के प्रत्येक निवासी का निकट संबंध था। जिस किसी के यहाँ शादी ब्याह हो, राम कौल का हवेली नुमा घर उसके काम आता ही था। पंडितों और मुसलमानों की कितनी ही बारातें उसके बड़े घर में दावतें उड़ा चुकी थीं। राम कौल की हवेली मोहल्ले टोले की जवान लड़कियों के लिए कोमल कामनाओं की वह मनचाही चारदीवारी थी, जिसको लांघने की रस्म पूरे करके ही वे दूसरे मोहल्ले में, दूसरे इलाकों में, दूसरे शहरों में अपने अपने घर बसा सकती थी। मोहल्ले की प्रत्येक जवान लड़की उस शुभ घड़ी का बेताबी से इंतजार करती थी जब राम कौल के मकान में उसके नाम पर हरमल जलती, मंगल गीत गाए जाते, लंगर लगते और बारातियों की पांतें नाना प्रकार के व्यंजनों से तृप्त होकर वाह वाह करती और वह खुद डोली या मोटर में सवार होकर अपने जीवन साथी के साथ पितृकुल को छोड़कर किसी नए कुल में शामिल हो जाती। ये सारी बातें याद आते ही श्रीकंठ के मस्तिष्क में वह पेंटिंग, वह विराट वृक्ष फिर उभरता, जिसकी शाखाएं और डालियां दूर दूर तक फैली थीं, पर नीचे से जड़ें सूख गई थीं। पिछले साल रिटायर होने पर उसने सोचा था कि वह अपने जीवन के शेष दिन कश्मीर में ही गुजारेगा, मगर परिस्थितियों ने उसका साथ नहीं दिया। उसे अपनी इच्छा के विरुद्ध कुछ फैसले करने पड़े थे। आज से 20 दिन पहले जब वह कलकत्ता जाने के लिए ट्रेन में बैठा था, उसे लगा था जैसे यमदूत उसे पकड़ कर ले जा रहे हैं। उसका दाहिना हाथ और दूसरा बाहिना हाथ पकड़कर उसे दहकते अंगारों पर चला रहे हैं। यहाँ आकर झुलसती गर्मी और शोर शराबे ने उसकी इस वेदना को तीव्र किया था। वह सोचता कि कुएं का मेंढक श्रीकंठ ही भला था। उसे यकीन सा हो गया था कि अब अगर वह कश्मीर लौटना चाहे भी तो ये उसके नसीब में नहीं है। वहां उसका अन्न जल समाप्त हो गया है। एक अजीब सी पीड़ा उसकी नस नस में व्याप्त हो गई थी। वह पिछले कई दिनों से अपने भाई के पत्र की प्रतीक्षा कर रहा था, मगर आज तक ना उसका पत्र आया और ना ही उसके बारे में कोई संदेश। फिर भी उसे विश्वास था कि उसका भाई 8-10 दिन तक उसे हाँ या ना जरूर लिखेगा। तब वह अपने दामाद को तार देगा और वही बाकी सारी कार्रवाई पूरी करेगा, जिससे वह आखिरी समस्या भी हल हो जाएगी और वह शांति से प्राण त्याग सकेगा। मगर भाई का पत्र था कि आता ही नहीं था। जाने स्वस्थ सकुशल भी है या नहीं, श्रीकंठ का मन विचलित हो उठा। अगर आज भी पत्र नहीं आया तो तार देना पड़ेगा। भीतर ही भीतर सुलगने के बाद अब बुझ चुका हूं, किसके आगे अब अपना दुखड़ा रो। उसने गहरी आह भरी। श्रीकंठ के 3 भाई थे। एक बचपन में मर गया था, दूसरा दिल्ली में एक बहुत बड़ा अफसर बन गया था। वहीं उसने एक आलीशान कोठी भी बनवाई थी। उसी की कृपा से श्रीकंठ के तीनों लड़के भी जयपुर, बेंगलोर और कलकत्ते में 2 वक्त की रोटी कमाने के काबिल हो गए थे। श्रीकंठ का तीसरा भाई नाथ जी एक स्कूल मास्टर था जो कश्मीर में ही रहता था। उसके पेंशन पाने में अभी 5-6 वर्ष बाकी थे और ट्यूशन आदि करके अपने परिवार की गाड़ी को वह जैसे तैसे हाँक रहा था। 2 साल पहले श्रीकंठ की पत्नी का देहांत हो चुका था। तब से वह नाथ जी के यहाँ ही खाता पीता था और किसी न किसी बहाने छोटे भाई को अपने ऊपर खर्च होने वाली रकम वह पहुंचा देता था। एक दिन जब दोनों भाई तीसरे पहर की चाय पी रहे थे, श्रीकंठ ने नाथ जी से कहा, सुनते हो, मैं आज टिकट ले आया। परसों जम्मू रवाना हो जाऊंगा और वहीं से दूसरे दिन कलकत्ता। क्यों, वहां सब ठीक तो है? नाथ जी ने तनिक घबरा कर पूछा। हाँ, सब ठीक है, मगर सच पूछो तो कुछ भी ठीक नहीं है। मतलब, आप साफ साफ क्यों नहीं कहते कि क्या बात है? नाथ जी ने व्यग्र होकर पूछा।
आज कलकत्ते से छोटे साहबजादे का चौथा खत आया है कि मैं जल्द से जल्द वहां पहुंच जाऊं। तो ठीक है, जाड़ों में सहर्ष चले जाइएगा, अभी तो वहां प्रचंड गर्मी होगी। नाथ जी ने अपना मत प्रकट किया। मेरा भी कुछ ऐसा ही ख्याल था, मगर उसने जो कुछ लिखा है उसे पढ़कर लगता है कि मुझे जाना ही पड़ेगा। आखिर ऐसी भी क्या इमरजेंसी है? तुम नहीं जानते? दोनों पति पत्नी मुंह अंधेरे ही घर से निकल जाते हैं। वह खुद फैक्ट्री चला जाता है और बहू किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने चली जाती है। रहा नन्हा, उसे उन्होंने किसी क्रेच में डाल रखा है, जहां उन्हें महीने के 150 रुपए देने पड़ते हैं। शाम को काम से लौटते समय मैं नन्हे को वहां से घर ले आते थे। तो ठीक है, इसमें बुराई क्या है? आजकल तो ये बुराई हर बात में, हर काम में घुस गई है। साहबजादे ने लिखा है कि क्रैच वाले बच्चों को जाने कौन सी दवा खिला देते हैं जिससे बच्चे सारा दिन गहरी नींद में डूब जाते हैं और वे उनकी चींची चौंचों से बच जाते हैं। लिखा है इससे नन्हे की बहुत बुरी हालत हो गई थी और उन्होंने उसके बच जाने की आशा ही छोड़ दी थी। आश्चर्य है, नाथ जी ने कहा। तब उन्हें नन्ही को किसी दूसरे क्रच में डाल देना चाहिए था। सभी तो एक जैसे नहीं हो सकते। नहीं, सभी एक से हैं। अब यदि माँ नौकरी छोड़ दे तो 700-800 में गुजारा कैसे चले? 400 तो घर का किराया ही होगा। नहीं, मुझे जाना ही पड़ेगा, चाहे इस बुढ़ापे में बच्चे पालने की चाकरी ही करनी पड़े। इसके बाद दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। कुछ देर के लिए कोई कुछ नहीं बोला। असल में 11 घरों के कश्मीर का जमाना दोबारा आने लगा है। श्रीकंठ ने फिर जुबान खोली। यदि उसे भी कश्मीर में कोई नौकरी मिली होती तो वह सब नहीं देखना पड़ता। मैंने कितने ही लोगों के पांव पकड़े, मगर सब व्यर्थ। थोड़ी सी भूमि बची थी, उसे भूमि सुधार के बहाने छीन लिया। हम भी सुधार के पक्ष में हैं, पर सुधार तो हुआ नहीं, सिर्फ हमारा सर्वनाश हो गया। परसों ही मैं अपनी शीला के ससुराल गया था। चारों भाई सपरिवार नथुनी से संकरे घर में किसी प्रकार रहते हैं, ये देखते ही बनता है। बेचारों के पास 20-25 कनाल जमीन थी, मैं सारी की सारी हड़प गए। घर बनाने के लिए उनके पास जमीन तक नहीं छोड़ी। ये सब किस्से कहें, कौन सुनेगा? बोलते बोलते श्रीकंठ की विचित्र दशा हो गई। सारा क्रोध और आक्रोश चेहरे पर उमड़ आया और वह मंझला बंगलोर में सड़ रहा है। सोचता हूँ अभागा करता क्या होगा। 2 जवान बेटियां घर में पड़ी हैं, कैसे उनके हाथ पीले करेगा? सच पूछो तो जीवन की इस अंतिम घड़ी में बहुत परेशान हूँ। जयपुर वाला तो कोई चिट्ठी पत्री ही नहीं लिखता। सोचता होगा कि अगर चिट्ठी लिखी तो बुढ़ा आ धमकेगा। हालांकि मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं हूँ। जब तक जिंदा हूँ मेरे लिए मेरी पेंशन ही काफी है। श्रीकंठ को भावुक होते देखकर नाथ जी ने बातचीत का विषय बदलना ही उचित समझा। आपने चाय पी ली? हाँ भाई, पी ली। चाय ही नहीं, जहर भी पी चुका हूँ। श्रीकंठ की बोली में कड़वाहट बढ़ती ही गई। मैं एक दूसरी बात सोच रहा था। असल में तुमसे वही कहना चाहता था। कौन सी बात? नाथ जी ने हैरान होकर पूछा। सोच रहा था कि ये मकान अब बेच ही डालें। वह दिल्ली वाला अभी तक चुप है। मालूम नहीं उसने अपने हिस्से के बारे में क्या सोचा है। आखिर आज या कल मुझे अपना शरीर छोड़ना ही होगा। अपने खून को तो मैं बहुत अच्छी तरह पहचानता हूँ। अभी मेरा 13वां भी नहीं हुआ होगा और वो 1, 2, 3 करके मेरे हिस्से को नीलाम कर देंगे। इसलिए सोचता हूँ कि अगर मेरे जीते जी ये झमेला खत्म हो जाए तो बेहतर होगा। डरता हूँ कि मेरे बाद मामला बढ़ ना जाए और ये बिच्छू वहां आकर भी मुझे डस ना लें। श्रीकंठ की बातें सुनकर नाथ जी अवाक रह गया। अपने भाई का ये फैसला उसे कुछ बेतुका लगा, आकस्मिक और कुछ एक अप्रिय और कड़वा यथार्थ भी। उसे लगा कि अचानक किसी सांप ने उसे डंक मारा और अब जहर उसके अंग अंग में फैल रहा है। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि मिट्टी के कच्चे बर्तनों से भरी भट्टी जैसे परिवार को लेकर मैं कहां कहां मारा फिरेगा। श्रीकंठ सब समझ रहे थे। उसने अकाउंटेंट जनरल के दफ्तर में काम किया था, जिंदगी भर घास नहीं खोदी थी। मुझे तुम्हारी मजबूरियों का एहसास है, श्रीकंठ ने दूरदर्शिता दिखाते हुए कहा।
मगर ज़रा सोचो, यदि हम एक साथ ही पूरा मकान बेच डालें तो 1.5-2 लाख मिल ही जाएंगे। इसके विपरीत यदि हम अपने अपने हिस्सों को अलग अलग बेचेंगे तो 50,000 से 1 पाई भी अधिक नहीं मिलेगी। आजकल कौन साझेदारी के मकान में रहना पसंद करता है? इस पर जब कमरों के बीच का गलियारा साझा है, दहलीज साझी है, तो कमरों के बीच की दीवारें साझी ही होंगी। वह सब तो ठीक है, नाथ जी ने नम्रता और आदर से कहा। 2-4 साल और सही, मालूम नहीं मेरे इन बच्चों को रोजी रोटी किस दिशा किस देश में लिखी होगी। तब तक मैं भी रिटायर हो जाऊंगा और मुझे भी बोरिया बिस्तर बांधकर उनके पीछे पीछे ही जाना होगा। तुम बिल्कुल सही कहते हो, श्रीकंठ बोलने लगे, लेकिन मुझे लगता है मैं तब तक जीवित नहीं रहूंगा। खैर, मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है, पर डरता हूं कि कहीं राम कौल का नाम बदनाम ना हो जाए। मान लो मेरा हिस्सा किसी ऐसे वैसे आदमी ने खरीद लिया, तब तुम क्या करोगे? नाथ जी जड़ बना बैठा रहा। 10-15 मिनट तक उसके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। श्रीकंठ ने उठकर फिरन की सलवटें ठीक की और नाथ जी से कहा, सोच लो, फुर्सत से सोच लो। दोनों मियाँ बीवी देख लो कि ठीक क्या रहेगा। मैं परसों जा रहा हूँ, वहां पहुंचने के सप्ताह भर बाद तुम्हें पत्र लिखूंगा। मेरी नज़र में दोनों तरह के खरीदार हैं। एक तो पूरे का पूरा मकान खरीदने को तैयार है, दूसरे सिर्फ मेरे हिस्से के 25,000 दे रहा है। दोनों मुसलमान हैं। मैं दिल्ली वाले को चिट्ठी लिख रहा हूं कि उसको अपने हिस्से का क्या करना है। इतना कहकर श्रीकंठ चलने लगे। आप कहाँ चले? खाना तो खाइए। नाथ जी ने बहुत जोर लगाकर अपनी जीभ को फिर से चालू किया। बैठिए, खाना खाइए। जो भाग्य में लिखा होगा वह होकर रहेगा। हाँ, होनी को कौन टाल सकता है, लेकिन मुझे जरा भी भूख नहीं है। सिर दुख रहा है, मैं सोना चाहता हूँ। इतना कहकर श्रीकंठ अपने कमरे में आया। दरवाजा बंद करने के बाद उसने रोशनी गुल कर दी और बिस्तर में जा घुसा। वही मौन तस्वीर, वही पेंटिंग फिर उसके सामने मुखर हो उठी, एक विराट वृक्ष, परंतु जड़हीन। अनेक छोटी बड़ी आरियां उन बची खुची जड़ों को भी काट रही हैं, जिनके सहारे वृक्ष अभी तक टिका है। श्रीकंठ ने बचपन में सुना था कि उसके शहर श्रीनगर की शंकराचार्य पहाड़ी वास्तव में एक सुषुप्त ज्वालामुखी है, जो किसी भी क्षण फूटकर सदियों से अपने भीतर छिपे लावे को वहां बिखेर कर सर्वनाश का कारण बनेगा। मगर इन 60 वर्षों में ये ज्वालामुखी नहीं फूटा। हालांकि समय समय पर इससे लावा की धारा रिसती रही, लेकिन आज पहली बार उसे लग रहा था कि शंकराचार्य पहाड़ी फट गई है और भीतर छिपा सारा लावा बहकर दूर दूर तक फैल गया है और सारे आकाश को धुएं और विषैली हवाओं ने घेर लिया है। आज भी उसके नाम कोई पत्र नहीं आया। मन हुआ कि बेटे से कह दे कि कश्मीर वालों को तार दे दे, मगर वह बेटे और बहू के सामने कश्मीर का नाम तक लेने से डरता था। कश्मीर का जिक्र आते ही पति पत्नी उसे बावले कुत्तों की तरह खाने को दौड़ पड़ते। आग लग जाए उस कश्मीर को जो हमारा नहीं रहा। श्रीकंठ खुद ही बोझिल कदमों से तार घर तक गया और तार दे दिया। वरिड, वायर वेलफेयर, श्रीकंठ। जैसे तैसे 3 दिन बीते। ये 3 रातें उसने कांटों पर लूट लूट कर काटी। अजीबोगरीब विचार उसके मन में आते रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई भावज ने खुद जहर खाकर मुझे जीते जी नरक में डाल दिया। मुझे एक कठोर निर्णय लेना ही नहीं चाहिए था। मेरे मरने के बाद जो होता सो होता। उसकी दशा कुछ कुछ पागलों जैसी हो गई। उसने सोचा कि यदि और कुछ दिन तक भाई का जवाब नहीं आया तो वह उसे लिखेगा कि उसने अपना फैसला बदल लिया। तार का जवाब आ ही गया, बड़ा ही संक्षिप्त। तार देखते ही वह बहुत खुश हुआ, मानो उसे कोई खजाना मिल गया हो। लिखा था, सब सकुशल है, विस्तृत पत्र 5 दिन पहले डाला है। तार की ये इबारत पढ़कर वह निश्चिंत नहीं हो पाया। उसे खुश होना चाहिए था या उदास, ये वह तय नहीं कर पाया। वह फिर सोचने लगा कि नाथ जी ने क्या किया होगा, क्या लिखा होगा। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। तभी डाकिया नाथ जी का खत लेकर आ गया।
श्रीकंठ ने उसके हाथ से लिफाफा ले लिया। हाँ, पत्र नाथ जी का ही था, उसकी ही लिखावट थी। छोटे भाई की फर्माबरदारी देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। मन में उसके प्रति स्नेह कुछ ज्यादा ही उमड़ आया। मगर लिफाफा खोलते समय जैसा सारा शरीर कांपने लगा, दिल की धड़कन तेज हो गई, आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। लिफाफा खोलकर जब उसने पत्र बाहर निकाला तो पल भर के लिए वह उसे कोरा कागज लगा, मगर नहीं, ये उसका भ्रम था। श्रीकंठ ने अपनी ऐनक साफ की। पहले उसे कागज पर कुछ धुंधली आकृतियां दिखाई दी, पर जल्दी ही सारे अक्षर स्पष्ट होने लगे। श्रीकंठ दम साधकर एक एक अक्षर, एक एक शब्द ध्यान से पढ़ने लगा। भाई साहब नमस्कार, आपकी शतायु की कामनाएं करता हूँ। मैं आपकी लाचारी और मजबूरी भली भांति समझता हूँ। मुझे इस बात का एहसास है कि जिस भाई ने अपनी बेटी की तरह मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, सोचना सिखाया, उसकी बात ही सही होगी, वजनदार होगी। परंतु आप भी जरा सोचिए कि मैं अपना कच्चा परिवार लेकर कहाँ जाऊं। आप बेशक अपना हिस्सा बेचें, जिसे चाहें उसे बेचें। आप मेरी चिंता क्यों करते हैं? यदि खरीदार मुसलमान है तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा? जिस मोहल्ले में मैं रहता हूँ वहाँ कौन लोग रहते हैं? मेरा सारा दिन किन लोगों के बीच गुजरता है? मेरा दूध वाला कौन है? सब्जी किसके यहाँ से लाता हूँ? मांस मछली किन लोगों से खरीदता हूँ? मेरा मल मूत्र और मेरे घर का कचरा कूड़ा कौन उठाता है? और जो फूल मैं अपने देवता पर चढ़ाता हूँ उन्हें कौन उपजाता है? जिस दाई ने मुझे माँ के पेट से पैदा किया वह भी मुसलमान ही थी, और मैं जब मर जाऊंगा तो मेरी चिता रचने वाला दाह करता भी मुसलमान ही होगा। आप मेरे लिए विचलित ना हो। ईश्वर आपको सकुशल रखे। आपका अपना नाथ जी। श्रीकंठ ने पत्र 2 बार 3 बार पढ़ा। उसकी आंखें लाल हो गईं, नथुने फड़कने लगे और मुख से घृणा और अवसाद भरे ये शब्द अपने आप निकल पड़े। ब्लडी फूल, दिमाग खराब हो गया है पाजी का। उसने खत के पुर्जे पुर्जे करके उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। उसकी सांस तेज तेज चलने लगी, दिल जोरों से धड़कने लगा। हाँ, वही पेड़ दूर दूर तक अपनी शाखें टहनियां फैलाए, किंतु जड़ों के बिना कब तक धरती पर टिका रहेगा? वह अभी गिर पड़ेगा, अभी, बिल्कुल अभी। श्रीकंठ का सिर चकराया और वह खुद ही नीचे गिर पड़ा। लगभग 2 घंटे बाद उसे होश आया, पर होश में आने के बाद भी उसकी हालत सुधरने की जगह बिगड़ती ही गई। कई दिन बाद शीला के पति अर्थात उसके दामाद ने सारे कागजात मुकम्मल करके जब उसे चेक भेजा तो उसके साथ उसने एक चिट्ठी भी नत्थी कर दी। चिट्ठी में लिखा था कि एक ऐसा ही चेक उसने श्रीकंठ के दिल्ली वाले भाई को भी भेजा है। साथ ही ये सूचना भी दी कि सप्ताह भर के बाद नाथ जी ने अपना हिस्सा उसी कादिर के हाथ बेच दिया जिसने श्रीकंठ और उसके दिल्ली वाले भाई का हिस्सा खरीदा था। नाथ जी अब अपने परिवार सहित कहीं किराए के घर में रह रहा है। पत्र पढ़कर श्रीकंठ की बुझी हुई आंखें 2 क्रेटरों में बदल गईं और भीतर का सारा मवाद दहकता लावा बनकर उनके रास्ते बाहर आने लगा। बचपन में हमारे स्कूल में, हमारे आसपास एक बार ऐसा समय आया जब बहुत सारे कश्मीरी लोग दिखने लगे। हम लोग बड़े ही हैरान होते थे क्योंकि उनकी भाषा हमसे थोड़ी सी अलग थी और दिखने में भी वो गोरे चिट्टे बड़े सुंदर लगते थे। उस समय ये समझ में नहीं आया कि कश्मीर के लोग पलायन करके रातों रात उन्हें कह दिया गया था कि आप अपना घर बार कारोबार सब छोड़कर चले जाइए। उस समय उनकी पीड़ा का एहसास नहीं हुआ था, लेकिन आज ऐसी कहानी पढ़ने के बाद समझ में आता है कि ये पीड़ा आपके तन और मन दोनों को नहीं छोड़ती है। श्रीकंठ का दर्द सिर्फ कश्मीर से जुदा होने का नहीं है, उसको मोह है अपने 7 कमरों वाले घर से, अपनी गली मोहल्ले से। उसे इस चीज़ की भी फिक्र है कि जब वो मरेगा तो उसकी शव यात्रा में कितने लोग आएंगे, कोई उसे याद भी करेगा या नहीं। श्रीकंठ की पीड़ा बहुत ही गहरी है, उन हजारों लाखों कश्मीरी पंडितों की तरह जो रातों रात अपना सब कुछ छोड़कर अंधेरे में निकल गए थे। कहानियों की सबसे खूबसूरत बात जो मुझे लगती है वो ये है कि
चाहे पात्रों की खुशी हो या दुख या गम या पीड़ा, कहानियाँ उन्हें अपने पढ़ने वालों से बांट लेती हैं। तो आज श्रीकंठ का कुछ दुख हमने भी सुना और श्रीकंठ ने कुछ अपना दुख हमारे साथ भी बांटा। मैं उम्मीद करती हूँ कि उसका दुख कुछ कम हो गया हो। चलिए मित्रों, अब समय है विदा लेने का। मैं आपकी दोस्त रोशनी जल्द ही मिलूंगी आपको एक और नई कहानी लेकर।